NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन गति। चैप्टर का नाम है गति मोशन। पहला जो टॉपिक है वो है गति का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। गति है क्या, मोशन क्या है? यदि कोई वस्तु अपने आसपास के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह गति में कहलाती है। इसको लोअर क्लासेस में भी हम लोग देखे थे, लोअर क्लासेस 6 और 7 में भी देखे थे कि अगर कोई वस्तु है ए पे मान लीजिए 10 बजे सुबह में है 10 AM में, और अगर बी पे मान लीजिए वो कुछ दूर आगे 11 बजे है, 1 घंटे बाद वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, तो समय के साथ अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है और इसके पोजीशन में चेंजिंग आता है तो उसको हम लोग गति में कहते हैं। कि यदि कोई वस्तु अपने आसपास यानी संदर्भ बिंदु ओरिजिन को लेके अगर सापेक्ष समय के साथ मतलब समय के अनुसार अगर वो स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति में कहलाती है। यहाँ संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ गति में है हम लोग को रेफरेंस पॉइंट से ही पता चलता है। अगर कोई चीज़ चल रहा है तो कोई रुक के देखेगा उसके लिए तो वो चल रहा है, लेकिन अगर कोई बगल में चल रहा है तो उसको लगेगा वो रुका हुआ है। यानी रेफरेंस पॉइंट देखने वाले पे निर्भर करता है कोई चीज़ चल रहा है या रुका हुआ है। यानी गति या विराम अवस्था जो है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु से ही पता चलता है। संदर्भ बिंदु जैसा लेंगे उस हिसाब से गति या विराम अवस्था वैसा ही होगा। तो संदर्भ बिंदु होता क्या है? तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष जिसके रिलेटिव में किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है कि वो चल रहा है या मोशन में है या वो रेस्ट में है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी क्या है? वस्तु द्वारा दूरी क्या है? तो वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई, वास्तविक पथ की कुल लंबाई जो है वह दूरी है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। मतलब दूरी जो है टोटल पाथ लेंथ है। टोटल जो यानी वास्तविक पथ की कुल लंबाई जो है वही वो दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो है विस्थापन हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो है न्यूनतम यानी मिनिमम डिस्टेंस को कहेंगे। ये अदिश राशि हो जाएगी यानी वेक्टर क्वांटिटी हो गई क्योंकि इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। यानी अगर कोई चीज़ यहाँ है और फिर वो यहाँ पहुँच गई, फिर वो वापस यहाँ मान लीजिए वापस आ गई, इधर से जाके इधर वापस आ गई, तो ए से जब वो चली थी बी पे पहुंच के फिर से बी से ए पे आ गई तो विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन पूछेंगे तो 0 होगा, लेकिन दूरी डबल हो जाएगा। तो विस्थापन हमेशा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन साथ में लेके चलना पड़ता है। तो विस्थापन जो है वो 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं होगी, दूरी हमेशा जुड़ते रहता है। अब नेक्स्ट क्या है कि विस्थापन शून्य हो सकता है। जो भी जस्ट हम बता रहे थे, विस्थापन शून्य हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन से इसको मतलब होता है। जैसे वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने पर वो हमेशा 0 हो जाता है। जैसे अगर कोई वृत्ताकार मार्ग है, कोई चीज़ चल रहा है, मान लीजिए ए से स्टार्ट किया है, ऐसे चल के वो एक राउंड लगाएगा तो यहाँ जब पहुँचेगा तब उसकी विस्थापन 0 हो जाएगी। लेकिन और दूरी कभी शून्य नहीं होगी। दूरी तो अगर यहाँ से शुरू हुआ और अगर टोटल एक चक्कर लगाया तो दूरी 2πr हो जाएगा जो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, लेकिन विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है। विस्थापन जो है वेक्टर क्वांटिटी है यानी वो एक सदिश राशि है, और दूरी जो है एक अदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अब है गति की दर यानी रेट ऑफ मोशन। तो गति की दर में हम लोग को पढ़ना है चाल। चाल होता क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी। मतलब 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकेंड में आप जितनी दूरी ट्रेवल करते हैं उसी को चाल कहते हैं। यानी अगर हम चाल बराबर लिखना चाहें तो चाल जो होगा हमेशा चाल यानी स्पीड बराबर दूरी बट्टा समय। आप कितनी दूरी गए हैं और कितने समय में गए हैं, तो जितनी दूरी गए हैं उसको डिवाइड करना है समय से, तो वो आपका इकाई समय में तय की गई दूरी जो होगा वो चाल हो जाएगा, वो हमारा स्पीड हो जाएगा। स्पीड एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि है मतलब इसमें दिशा होगा नहीं। इसका यूनिट जो होता है वो ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है,
और एवरेज चाल जो होता है वो क्या होता है कि कुल दूरी, अगर हम एवरेज चाल बोलें यानी औसत चाल, स्पीड अगर एवरेज निकालें तो ये कुल दूरी बट डिवाइडेड बाय कुल समय होता है। कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, यानी पूरे मार्ग में कितनी दूरी आपने ट्रेवल किया है और अलग अलग जो ट्रेवलिंग किए तो उसका कुल कितना समय पार्ट बाय पार्ट में लगा है, उस टोटल को जोड़ के डिवाइड करना होता है। औसत चाल, एवरेज स्पीड, इसी को कहते हैं। और चाल जो है अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। वेग, अब आता है वेग, वेलोसिटी। परिभाषा क्या होगी? इकाई समय में हुआ विस्थापन। यहाँ पे जो हम लोग दूरी डिवाइडेड बाय समय लिख रहे थे, उसी तरह यहाँ पे अगर हम वेग लिखें तो वेग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो विस्थापन डिवाइडेड बाय जो है वो समय होगा। मतलब इकाई समय में कितना विस्थापन हुआ। चूँकि विस्थापन जो है सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेग भी सदिश राशि हो जाएगा। वेग भी हमारा सदिश राशि होगा। वेग क्या होता है? सदिश राशि, यानी इसमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट होगा। परिभाषा में क्या पढ़े थे कि विस्थापन जो है इकाई समय में कितना हुआ, यानी विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम, और दिशा के साथ चाल को वेग कहते हैं। इकाई क्या है? तो इकाई सेम होती है, जैसी दूरी जैसे चाल की हुई थी मीटर प्रति सेकंड, वैसे ही वेग की भी होते हैं मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग का भी फॉर्मूला वही है। यदि वेग समान रूप से बदलता है तो हम लोग v प्लस कुल विस्थापन यानी औसत वेग जो है एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें तो कुल विस्थापन डिवाइड बाय कुल समय, ये हो जाएगा। कुल विस्थापन डिवाइड बाय कुल समय हो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेग में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता था? वेग सदिश राशि होती थी, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? वेग जो होती है वो वेग बराबर विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम, ये पढ़े थे। विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम यानी समय, तो वेग ये होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन की दर, यानी त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यानी अगर हम लिखना चाहें तो त्वरण a बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। ये v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब बाद की वेग, यानी अंतिम वेग आप कह सकते हैं। v जो है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग। और u क्या है? प्राथमिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्राथमिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वेग में जो परिवर्तन हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट हो जाएगा। यानी सूत्र क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऐसा यूनिट त्वरण का। अब क्या है? त्वरण वही होता है जो एसलेटर हम लोग यूज़ करते हैं गाड़ियों में ना, तो एस्केलेटर जो यूज़ करते हैं तो हर सेकेंड वो क्या करता है? हमारे वेग को बढ़ाते रहता है या घटाते रहता है। जब ब्रेक यूज़ करते हैं तो अब त्वरण उसको बोल देते हैं, एस्केलेटर यूज़ करते हैं तो त्वरण लेते हैं। यानी त्वरण लेने का मतलब हुआ जैसे आप 10 के स्पीड में हैं तो 10 से 12, 12 से 14, 16, 18, 20 स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है। तो एसेलरेशन का मतलब आपका स्पीड जो है पहले वाले स्पीड नहीं, वेग आपका जो वेलोसिटी है वो पहले वाले की तुलना में लगातार बढ़ते जा रही है। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार क्या होते हैं? यानी टाइप ऑफ एसेलरेशन। एक समान त्वरण और एक होता है असमान त्वरण। यूनिफॉर्म एसेलरेशन पहले वाले को बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब जैसा कि देख के लग रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, हमेशा एक जैसा होगा। यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भी समान हो, मतलब एक सेकेंड में मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ा, फिर दूसरे सेकेंड भी
5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ा, फिर तीसरे सेकेंड भी 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ा, हर सेकेंड आपकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ रही है। तो इस टाइप के स्पीड को यानी इस टाइप के त्वरण को एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। एक समान त्वरण का मतलब है आपका जो है समान समय में समय के समान अंतराल में वेग में परिवर्तन सेम सेम हो। जैसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब कोई वस्तु गिरती है तो हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से वो स्पीड उसका बढ़ता रहता है, स्पीड नहीं वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहती है। पहले सेकेंड भी इतना बढ़ी, फिर दूसरे सेकेंड इतना बढ़ेगी, फिर तीसरे सेकेंड इतना बढ़ेगी, मतलब हर सेकेंड उसकी स्पीड जो है उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ते जाती है। 9 दूसरा पार्ट है असमान त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये क्या होता है, यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन असमान हो। अगर समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन है वो डिफरेंट होगा। जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पे कार की गति या कोई भी साइकिल या बाइक जिससे भी आप जा रहे हैं या पैदल ही जा रहे हैं, तो भीड़ भाड़ में क्या होता है, कभी हम लोग स्लो चलते हैं, कभी फास्ट चलते हैं। पहले एक सेकंड में हो सकता है कि 10 मीटर चले गए हों, लेकिन दूसरे सेकंड में हो सकता है कि 5 ही मीटर गए, तीसरे सेकंड में हो सकता है 15 मीटर चले गए। तो हर बार वो चेंज होते रहता है, कभी स्लो कभी फास्ट। तो उसको असमान त्वरण वाली गति कहते हैं। यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार की गति या कोई भी वस्तु की गति। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्राफ द्वारा गति का निरूपण। ग्राफिकल मेथड से हम लोग रिप्रेजेंटेशन से कैसे मोशन समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। पहला ग्राफ क्या है, दूरी समय ग्राफ। दूसरा ग्राफ है वेग समय ग्राफ। दो ग्राफ हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा इसलिए लिखा रहता है, ग्राफ में देखिए कि डिस्टेंस पहले है यानी वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस लेंगे और टाइम बाद में है, तो डिस्टेंस के बाद टाइम यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेंगे। टाइम इधर बढ़ता है और डिस्टेंस इधर बढ़ रहा है, ऊपर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, नीचे टाइम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ढाल है। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल यानी स्लोप जो है वो चाल को दिखाता है। जैसे इसमें मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे हम बना दें, तो ये जो स्लोप होगा ये जो थीटा होगा डिग्री, वो क्या बताएगा, चाल को बताएगा। यानी जो दूरी समय ग्राफ होता है उसमें जो हमारा ढाल होता है स्लोप, वो हमेशा चाल को बताता है। सरल रेखा, अब है स्ट्रेट लाइन अगर उसमें बनेगा इसका मतलब है एक समान गति। जैसे अभी हम स्ट्रेट लाइन बनाए हैं ये, तो इसका स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है कि एक समान गति हो रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यू फॉर यूनिफॉर्म एंड एम फॉर मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, मतलब एक समान गति में। जस्ट ऊपर बताए थे कि हर सेकेंड सेम अमाउंट से आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। जैसे हर सेकेंड आप 5 के ही स्पीड से चल रहे हैं या 10 के स्पीड से चल रहे हैं, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं। अब वक्र रेखा अगर कर्व्ड लाइन कोई ग्राफ में बना दिया, तो अगर कर्व्ड लाइन बना हुआ है, जैसे अगर ग्राफ में ऐसा कोई लाइन कर्व बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। मतलब ये जो ए ग्राफ था ये तो यूनिफॉर्म मोशन को दिखाया, और मान लीजिए ये जो बनाए हैं सेकेंड वाला, ये जो बनाए सेकेंड वाला कर्व ग्राफ, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, यानी असमान गति को शो कर रहा है। जब भी आपका वक्र रेखा वाला ग्राफ बनेगा इसका मतलब है कि वो असमान गति को शो कर रहा है। अब है शून्य ढाल। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते तब उसका क्या मीनिंग होगा, तो वस्तु विराम अवस्था में मानी जाएगी। अब इस ग्राफ में आप देखिए, मैंने अभी जस्ट एक ग्राफ बनाया है। सरल रेखा जो है हमेशा आपको एक समान गति दिखाता है। यानी यहाँ ग्राफ ए जो हम बनाए हैं वो आपको क्या दिखा रहा है, ग्राफ ए दिखा रहा है आपको सरल रेखा वाली गति, यानी स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा यानी एक समान गति मानी जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जस्ट ऊपर भी डिस्क्राइब किए। अब है वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन जब भी बनेगा यानी असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कर्व ग्राफ कहाँ बन रहा है आप देखिए, ये तो डिस्टेंस है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। कर्व ग्राफ आपका बन रहा है बी में, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है बी वाला ग्राफ आपको शो कर रहा है। और शून्य ढाल वाला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताएगा कि वस्तु जो है विराम अवस्था में, मतलब रुकी हुई है। ये सी जो है ग्राफ का
वो सी जो है शो कर रहा है कि वस्तु आपकी रुकी हुई है। ऐसा इसलिए समझते हैं, आप देखिए इसमें कि क्यों समझते हैं, कि जैसे मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ 10 किलोमीटर है, मान लीजिए 10 के आसपास है, 10 किलोमीटर पे रुका हुआ है, तो टाइम बढ़ रहा है, यहाँ तो आगे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वो वस्तु जो है, सी जो वस्तु है, वो टाइम के साथ वो फिक्स पोजीशन पे ही है, यानी यहाँ पे रुकी हुई है। वो टाइम कितना भी आगे जा रहे हैं, हर जगह वो इसी लाइन पे रुकी हुई है, यानी ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। अगर ऊपर जाती तब तो बोलते कि दूर जा रही है, लेकिन ये तो एक ही जगह रुकी हुई है। इसीलिए जब भी हमको शून्य ढाल वाला ग्राफ मिलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग शून्य ढाल बोलते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है कोण का, वो 0 डिग्री है, तो वस्तु विराम अवस्था में मानी जाएगी। यानी सी ग्राफ जो है आपको वो शो करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है। तो ये तो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब हमारा दूसरा पार्ट है वेग समय ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी जो ढाल होती है ना, स्लोप, वो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण यानी एसेलरेशन को बताता है। और दूसरा चीज़ है कि क्षेत्रफल यानी एरिया कौन बताएगा, तो वेग समय ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है, वो उसके नीचे का जो क्षेत्रफल है वो वस्तु के तय की गई दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। इसके लिए एक ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ जो मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें जो वेग समय ग्राफ है, ऐसा वेग समय ग्राफ इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है वेग यानी वेलोसिटी बता रहा है, और नीचे यानी वाई एक्सिस हमेशा वेलोसिटी बताएगा, और एक्स एक्सिस पे जो है टाइम बताएगा। तो ये वेग हो गया और नीचे टाइम हो गया, इसीलिए इसको वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो वेग समय ग्राफ में वाई एक्सिस वेग और एक्स एक्सिस समय को बताता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ढाल, यानी वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण बताता है। तो जब भी कोई लाइन हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ए एक ग्राफ है, तो ग्राफ का जो त्वरण है यही होगा। ये जो ढाल है ना, ये जो ढाल यानी एंगल है, जिस एंगल से ये झुका हुआ है वही इसका त्वरण होगा। इसका भी रीज़न क्या है कि ए इज़ इक्वल टू भी बाई टी जो होता है ना, भी माइनस यू बाई टी होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो ए जो है कब निकलेगा, भी माइनस यू बाई टी, यानी भी माइनस यू और ये टी। तो जब भी निकालेंगे ढाल जो देगा वो त्वरण देगा। अब क्षेत्रफल जो है वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल देखिए कैसे बनेगा। अगर हम इस ग्राफ में, मान लीजिए इसमें कोई ऐसा ग्राफ खींच रहे हैं, कोई वस्तु मान लीजिए u स्पीड पे थी और अब जो आके वो v स्पीड पे आ गई, तो ये ग्राफ एक है। तो इसमें जो है इसका क्षेत्रफल जो भी होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरा का पूरा क्या दिखाएगा, तो ये क्षेत्रफल हमारा दिखाएगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन, यही चीज़ बताएगा। ये पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन। यानी जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यानी वेग समय ग्राफ में, तो उसका क्षेत्रफल जो होगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या दिखा रहा है कि हमारे ग्राफ में ये जो चीज़ चल रहा है, मान लीजिए ए से बी पे पहुंचा है, इसकी दूरी और विस्थापन जो है, ये दूरी और विस्थापन, दूरी या विस्थापन जो भी आपका वहाँ पे है, वो टोटल शो करता है ये ग्राफ। तो ये तो था टॉपिक आपका। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब कोई वस्तु एक समान त्वरण यानी ए के साथ सीधी रेखा में गतित करती है, तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और t जो है टाइम है, ये ध्यान रखना है आपको। त्वरण आपका दिया हुआ है a, फिर आपका प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और समय जो है t, और विस्थापन अगर s है तो निम्नलिखित संबंध होते हैं। ये मोशन लॉ ऑफ, मतलब मोशन फर्स्ट इक्वेशन जो होगा वेग और समय का संबंध बताएगा, वो होता है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तीनों मोशन इक्वेशन से आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इस चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल्स है वो बना सकते हैं। कमेंट कीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारा और भी चाहिए, तो हम इसके लिए एक नया वीडियो भी बनाएंगे। तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम पहले समझा देते हैं। v जो है आपका ये फाइनल इस वेलोसिटी है, आपका फाइनल वेलोसिटी। जैसे कोई क्वेश्चन में है ना कि कोई गाड़ी है 18 किलोमीटर पर आवर में, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, फिर वो कुछ देर बाद 36 किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाता, मतलब उसका स्पीड हो जाता है। तो u आपका जो हो गया, मतलब बाद वाला जो बोला ना वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा वो हो गया।
सॉरी भी हो गया, ये भी है। और यू जो स्टार्टिंग वाला बोला, जैसे बोला कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट की है, तो वो यू हो गया स्टार्टिंग वाला। और फिर बचता है ए एक्सेलरेशन आपको निकालने के लिए दे देगा, यानी तो टाइम निकालने के लिए दे देगा। टाइम कुछ बता देगा कि ऐसा जो स्पीड चेंज हुआ है 18 से 36 जाने में, हो सकता है 1 घंटा लगा या 10 मिनट लगा या 5 सेकेंड लगा, जो भी देगा वो टाइम होगा। तो कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो माना जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। या अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको कोई भी आपको स्पीड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, तो आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 से। और अगर आप मीटर पर सेकेंड में हैं और तब जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप 18 डिवाइडेड 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। इसको याद रखने का एक तरीका है कि जब भी आप बड़ा से छोटा में जाते हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं, तो 5 ऊपर लिखिए, 18 नीचे लिखिए, क्योंकि आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा वाला पार्ट ऊपर रखते हैं। और अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो देखिए छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में, तो 18 ऊपर रखेंगे और 5 नीचे रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। ऐसे जनरली ये भी याद रख सकते हैं कि 18 जो है 5 के रेशियो में काम करता है, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वही 5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 18 के मल्टीपल में मान लीजिए रहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, 18 3 जा 54 होता है, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, यानी ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए 72 यहाँ होता तो 18 चौका 18 4 जा 72, तो 5 चौका 20, यानी 5 4 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता वो। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट मोशन इक्वेशन, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे 4 अननोन क्वांटिटी है, ये फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड यानी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और टाइम। कोई भी 3 आपको हमेशा दे देगा, कोई भी 3 आपको हमेशा देगा। चौथा आपको बोलेगा, मान लीजिए ए निकालने कभी बोलेगा, कभी भी निकालने बोलेगा, कभी यू निकालने बोलेगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं। 9। अब दूसरा समीकरण है विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताता है। एस हमारा क्या था, विस्थापन था, कितना दूरी चला उसको विस्थापन कहते हैं। और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ भी देखिए कितने अननोन क्वांटिटी हैं, एक एस आपको दे दिया, एक प्रारंभिक वेग दे दिया, एक टी, ये 3 हो गया, ये चौथा। यहाँ भी 4 अननोन क्वांटिटी है, टी तो रिपीट कर रहा है तो टी को तो लेंगे नहीं। एस, यू और ए और टी 4 क्वांटिटी है, कोई भी एक आपको इसमें प्राप्त करने के लिए बोलेगा, कोई भी एक चीज़ फाइंड करने के लिए। तो जब भी दूरी दिया रहे या विस्थापन दिया रहे और प्रारंभिक वेग के साथ रिलेशन दिया रहे, टाइम और एक्सेलरेशन यानी त्वरण दिया रहे, तो हम लोग इस इक्वेशन को फ्रंटली बहुत अच्छे से फॉर्मली यूज़ करते हैं और इसका आंसर निकाला जा सकता है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग इक्वेशन यूज़ करते हैं तो सब SI यूनिट में पुट करेंगे, यानी एक ही MKS सिस्टम में यूज़ होना है सब चीज़ को, यानी M मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये SI यूनिट होता है, सबका वैल्यू वैसे ही पुट करेंगे, तब जाके आंसर सही आएगा। अब हमारा तीसरा समीकरण जो है थर्ड मोशन इक्वेशन जो है विस्थापन और वेग में संबंध दिखाता है। इसका है क्या कि 2AS जो होगा वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो है क्या ये तो अंतिम वेग था, ये प्रारंभिक वेग था, मतलब स्टार्ट किया था u से और अंतिम वेग v हो गया। और a आपका एक्सेलरेशन गिवन है यानी त्वरण, और s जो है वो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब वो विस्थापन कितना था वो है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, v का वैल्यू जब भी कोई गाड़ी में ब्रेक लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई ब्रेक का कॉन्सेप्ट हो कि ब्रेक लगा के गाड़ी को रोका गया है, तो v आप हमेशा 0 पुट कीजिएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। पता है क्यों? क्योंकि ब्रेक लगने के बाद अंततः गाड़ी रुकता है, 100% ये श्योर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ब्रेक जब भी गाड़ी में लगता है v का वैल्यू ऑलरेडी वो देगा नहीं, ये कैलकुलेट खुद से आपको दिमाग लगा के करना होगा, पहले ही पुट कर लेना होगा कि v 0 तब होगा जब गाड़ी में ब्रेक लगती है। और कभी अगर दे दिया है कि गाड़ी पहले रेस्ट में थी और रेस्ट से स्टार्ट की है, मतलब वो विराम अवस्था से स्टार्ट हुई है, विराम में पहले थी, तो आप
यू को 0 पुट कर लीजिए, 0 मीटर पर सेकेंड। ये लिखेगा नहीं कि ज़ीरो जो है यू है, ऐसा कुछ नहीं लिखेगा कि u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपको खुद सोचना है, क्योंकि जब भी गाड़ी विराम अवस्था से स्टार्ट होती है या कोई भी चीज़ विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो u जो है प्रारंभिक वेग उसका 0 मीटर प्रति सेकेंड ही माना जाएगा। और जब भी कोई ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है या धक्का से रुकने का, ब्रेक लगा के रुकने का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे भी हमारा 0 होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट ऑलवेज आपको लर्न रखना है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है ब्रेक के कॉन्सेप्ट में। जब भी ब्रेक लगती है गाड़ी में या ब्रेक का कॉन्सेप्ट आता है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव यूज़ होता है। या तो नेगेटिव में आप यूज़ करिए, यानी तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि ब्रेक लगा है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन लगा है, यानी एस्केलेटर यूज़ कर रहे थे। तो ये तो था मोशन इक्वेशन यानी गति समीकरण। अब लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परिभाषा क्या रहने वाली है? तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है। एक समान गति तो आप पहले से जानते हैं कि जैसे 1 सेकेंड में वो 5 मीटर गई, फिर दूसरे सेकेंड में भी उतना ही गई है 5 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में उतना ही गई है 5 मीटर। तो ऑलवेज जब सेम टाइम में सेम ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस, तब उसको एक समान गति कहते हैं। यहाँ बस है वृत्तीय गति। ये जो वृत्तीय है दैट मीन्स जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पाथ पर यानी गोल गोल वो सर्कल पे जा रही है, वृत्ताकार पाथ उसका रहेगा। तो वृत्ताकार पाथ पर जब एक समान गति से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसी को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब है त्वरित गति। यद्यपि चाल स्थिर रहती है, दिशा निरंतर बदलती रहती है। आपको पता है वृत्ताकार गति जो होती है वो हमेशा त्वरित गति होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाल कांस्टेंट भी रखेंगे, यानी चाल आपका एक स्थिर भी रहता है, फिर भी आपकी दिशा तो बदल रही है। चाल बदले या दिशा बदले, कहीं ना कहीं वो त्वरण तो आएगा ही आएगा। तो दिशा को मेंटेन करने में जो त्वरण खर्च हो रहा है वही, इसीलिए इसको त्वरित गति कहते हैं। दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होता है। चूँकि दिशा बदल रही है तो वेग में भी परिवर्तन माना जाएगा, और इसीलिए यह गति त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाती है। अब है चाल का सूत्र। अगर वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु की चाल जो है v = 2πr/t होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है और t एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है। आपको पता है वृत्ताकार पे कोई वस्तु चलेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? अगर वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु चल रही है तो टोटल डिस्टेंस इसकी परिधि हो गई यानी 2πr, और टाइम टोटल अगर t है तो t से डिवाइड कर लिए, यानी v वेलोसिटी यहाँ पे जो हो जाएगा वो कुल दूरी यानी 2πr/t टोटल टाइम। तो चाल का सूत्र यहाँ पे 2πr/t जैसे काम करेगा। और त्वरित गति क्यों हुई इसका भी हम रीज़न बताएं कि चूँकि हमारी चाल स्थिर है लेकिन दिशा में परिवर्तन बार बार हो रहा है। एक सेकेंड जब भी हम लोग मुड़ रहे हैं ना वृत्ताकार पथ पे, तो मुड़ रहे हैं यानी वो दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो यही चीज़ है त्वरित गति इसी के कारण से कहा जाता है उसको। ये टोटल टॉपिक था इस चैप्टर का। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग and sharing, subscribing. A lot of thanks again and again.